हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो आज की इस वीडियो में हम इसका पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे और देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लास्ट लेसन। तो इस पूरे लेसन को आज हम समझने वाले हैं, जो कि 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हिंदी में समझना शुरू करेंगे। तो हम पढ़ते हैं पहले ऑथर के बारे में, जिनका नाम है अल्फोंस डॉडेट, जिनकी जर्नी रही 1840 से लगा करके 1897 तक। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे वो। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वॉर 1870 to 1871, इन विच फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो लास्ट लेसन है उसको कब लिखा गया था, जब फ्रेंको पर्शियन वॉर चल रहा था, है ना। कब तक चल रहा था ये? 1870 से लगा करके 1871 तक, जिसमें क्या हुआ था कि फ्रेंच को, मतलब जो फ्रांस था उसको डिफीट कर दिया गया था पर्सिया द्वारा, जिसको किसके द्वारा लीड किया गया था? बिस्मार्क द्वारा। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Australia। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि पर्सिया के अंदर कौन कौन से नेशंस आ चुके थे? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन द स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड्स। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस स्टोरी के अंदर बताया गया कि जो फ्रांस था उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन, ये दोनों कहाँ चले गए थे? पर्सिया के हैंड में चले गए थे। तो देखिए आगे बोला गया, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो देखिए अब हमें पढ़ना है कि क्या इफेक्ट इसका स्कूल लाइफ पर पड़ा। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या हुआ आगे। तो चलिए यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मैंने उस दिन स्कूल के लिए बहुत देरी से स्टार्ट किया, मॉर्निंग में। वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मतलब कि मुझे चिल्लाया जाएगा इस तरह का डर मेरे अंदर था। तो ये सब कौन बोल रहा है? नरेटर हमें बोल रहा है। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि स्पेशली किस वजह से वो डरा हुआ था, कि एम हेमल जो उनके टीचर है उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे किसके ऊपर? पार्टिसिपल्स के ऊपर। एक चैप्टर होता है पार्टिसिपल्स, तो उसके ऊपर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं यहाँ पर इसके फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था, जो पार्टिसिपल्स होते हैं इसका पहला वर्ड भी मैं नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ और अपना जो समय कहाँ पर स्पेंड करूँ? आउट ऑफ डोर्स, कि मतलब दरवाजे के बाहर या स्कूल के बाहर अपना समय व्यतीत करूँ। तो ये नरेटर हमें बोल रहा है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा उजाला भी था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। तो देखिए यहाँ पर जो बर्ड्स थी वो क्या कर रही थी? चर्पिंग कर रही थी, मतलब चहचहा रही थी। कहाँ पर? जो वुड्स के कोने होते हैं वहाँ पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्सन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ओपन फील्ड का जो बैक था, जहाँ पर क्या था? सो मिल, मतलब कि जो आरा घर या लकड़ी काटने की जो मशीन की मिल होती है, तो वो वहाँ पर थी, जहाँ पर क्या हो रहा था कि पर्शियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब कि लक्ष्य भेदन की कला को वो सीख रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। तो जो पार्टिसिपल्स के रूल्स थे उससे बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव था, है ना। मतलब कि जो लेखक था, जो राइटर, मतलब कि जो नरेटर है, वो क्या कर रहा है कि थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है उस चीज़ की तरफ जो ड्रिलिंग हो रही है, मतलब कि जो पर्सन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसकी तरफ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं उसका सामना कर सकूँ, मतलब उस टेम्पटेशन का या उस अट्रैक्शन का, और मैं जल्दी से स्कूल की ओर चला गया। अब देखिए आगे क्या बोलता है नरेटर। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जो बुलेटिन बोर्ड था, जैसे ही मैंने अपना टाउन हॉल को पास किया तो मैंने देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने मतलब क्राउड इकट्ठा था, भीड़ इकट्ठा थी। बुलेटिन बोर्ड वो होता है जहाँ से सारी न्यूज़ हम पढ़ सकते हैं। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो पूरे 2 साल से सारी बैड न्यूज़ वहीं से हम सुनते आ रहे थे। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर बताया गया था कि ये बैड न्यूज़ किस प्रकार की थी, कि युद्ध हार जाना, कोई ड्राफ्ट था या कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर था, तो ये सब हम सुनते आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं खुद से सोचता हूँ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सी ये बात हो गई, मतलब अब क्या मैटर है या क्या मैटर हो सकता है। इस तरीके से नरेटर या जो भी हमें ये स्टोरी है नरेटर हमें बता रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।
देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। तो देखिए यहाँ पर फिर आगे वो बोलता है कि मैं जितना जल्दी हो सकता था, जितना फास्ट हो सकता था उतना जल्दी मैंने किया और उतना जल्दी मैं गया। And the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time। तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि जैसे ही मैं मतलब कि तेज़ी से भाग रहा था, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वॉचर, है ना, जो कि वहाँ पर था, हु वॉज देयर, वहाँ पर था किसके साथ में, अपने अप्रेंटिस मतलब कि अपने शिष्यों के साथ में, जो कि बुलेटिन को पढ़ रहा था। उसने मेरे पीछे से आवाज़ लगाई और बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट, तेज़ी से मत जाओ, तुम जल्दी अपने स्कूल में पहुँच जाओगे। इस तरीके से वो जो ब्लैक स्मिथ था वो उसको बोलता है। अब देखिए आगे क्या होता है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और यहाँ पर जो नरेटर है वो बोलता है कि फिर मैं पहुँच गया कहाँ पर, एम हेमल्स जो हैं उनके जो टीचर हैं उनके गार्डन के बाहर में पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब कि उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी और इस अवस्था में वो एम हेमल्स के गार्डन के सामने पहुँच जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल। मतलब क्या होता है कि जब यूजुअली स्कूल शुरू होता है तो वहाँ पर एक ग्रेट बसल होती है, मतलब कि चिल्ला चुट की आवाज़ होती है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट तक भी सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, की जो डेस्क होती थी उसका बंद करना, उसका खुलना, इस तरीके की आवाज़ होती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, तो देखिए लेसन को यहाँ पर रिपीट किया जाता था एक साथ। इन यूनिसन को आपको याद रखना, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है कि एक साथ। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो बहुत तेज़ी से ये लेसन रिपीट किए जाते थे, जिसमें हम क्या करते थे, अपने हैंड्स को कहाँ पर रख लिया करते थे, अपने ईयर्स के ऊपर रख लिया करते थे कि ताकि हमें अच्छे से समझ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का ग्रेट रूलर मतलब जो उनका डंडा होता था वो टेबल पर रैप कर रहा होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट अभी मैंने देखा कि सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो देखिए यहाँ पर काउंटेड ऑन का मतलब होता है कि डिपेंड ऑन। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो बोल रहा है कि मैं किस चीज़ पर डिपेंड था, कमोशन के ऊपर डिपेंड था, टू गेट माई डेस्क, अपने डेस्क तक पहुँचने के लिए बिना दिखे। तो जो कमोशन होता है मतलब जो शोरगुल होता है, उसके आड़ में जो मतलब नरेटर था वो चुपचाप से निकल जाता था बिना दिखे अपनी डेस्क तक। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उस दिन क्या था कि सब कुछ, एवरीथिंग, है ना, इतना क्वाइट था, इतना शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मैं विंडो से देखता हूँ, थ्रू द विंडो, है ना, मैं अपने क्लासमेट को देखता हूँ जो कि ऑलरेडी अपनी प्लेस पर, अपनी जगह पर बैठे हुए थे। और जो एम हेमल थे वो क्या कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब क्लास में वो चल रहे थे। उनका जो टेरिबल आयरन रूलर था, मतलब जो उनका डंडा था, उनकी आर्म के अंदर रखा हुआ था, मतलब कि उन्होंने अपने हाथों के नीचे उसको दबाया हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो मुझे वहाँ पर से डोर खोलना था और सबके सामने मतलब जाना था। इस तरीके से नरेटर बोल रहा है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लस्ड था, मतलब कि शर्मिंदा महसूस कर रहा था और कितना डरा हुआ था। तो ये सब यहाँ पर बोला गया है। फिर आगे देखिए क्या होता है। बट नथिंग हैपेंड, पर वहाँ पर कुछ होता नहीं है, मतलब कि उसको चिल्लाया नहीं जाता कि तुम लेट क्यों हुए या ऐसा क्यों हुआ। एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। तो यहाँ पर जो हमें ये सब बता रहा है उसका नाम क्या है, लिटिल फ्रेंच। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो एम हेमल थे उन्होंने मुझे देखा, बहुत वेरी काइंडली वो मुझे बोलते हैं बिल्कुल विनम्र होकर के कि अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। तो ऐसा कौन बोलता है, एम हेमल जो उनके टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब देखिए आगे क्या होता है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो अब बोलता है कि मैंने जो बेंच थी उसको जंप किया और अपनी जगह पर जाकर के डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब तक कि मैं अपने डर को काबू नहीं कर पाया तब तक मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जो टीचर है उन्होंने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। ही इज़ फ्रिल्ड, अब देखिए आगे क्या बोला गया है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो उनकी क्या थी, एक फ्रिल्ड शर्ट थी, मतलब कि झालरदार वाली जो होती है वो शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क की जो कैप थी वो उन्होंने पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड,
जिसके ऊपर क्या थी, एम्ब्रॉयडरी थी, मतलब कि कशीदाकारी की हुई थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जो कि वो कब पहना करते थे, इंस्पेक्शन के दिन पहना करते थे और प्राइस डेज के दिन ही पहना करते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्स टू स्ट्रेंज एंड सोलेम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था कि इसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो बिल्कुल स्ट्रेंज लग रहा था, सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, बिल्कुल गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, बट एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वॉज टू सी, तो मैंने देखा ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, तो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मैंने बैक बेंच पर देखा कि जो विलेज पीपल थे वो बिल्कुल शांत होकर के हमारी तरह ही बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, तो यहाँ पर ओल्ड हाउसर था, उसकी मतलब कि 3 कोने वाली एक हेड थी, मतलब टोपी थी, वो लगा करके वो बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, मेयर मतलब जो प्रधान होता है वो, तो वो वहाँ पर था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पुराना जो मतलब भूतपूर्व पोस्ट मास्टर था वो भी वहाँ पर था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बहुत सारे इसके अलावा भी वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई मतलब बिल्कुल सैड दिख रहा था, उदास दिख रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, तो देखिए जो हाउसर था वो क्या एक ओल्ड प्राइमर लेकर के आया हुआ था, मतलब एक कैनवास जैसा लेकर के आया हुआ था, जो कि क्या था, थोड़ा सा थम्ड एट द एजेस, इसका मतलब होता है थोड़ा सा डैमेज या मुड़ा हुआ, तो वो थोड़ा सा डैमेज था। एंड ही हेल्ड इट ओपन टू हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस। तो देखिए यहाँ पर वो क्या करता है कि ही हेल्ड इट ओपन, वो उसको खुला रखता है अपने नीज़ पर, मतलब जो वो प्राइमर लेकर के आता है ना, उसको क्या करता है कि अपनी नीज़ पर खुला रखता है। और उसके जो ग्रेट स्पेक्टिकल्स होते थे, मतलब जो उसका चश्मा है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, लेइंग अक्रॉस द पेजेस, मतलब पेजेस के ऊपर वो पड़ा हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच करके ताजुब कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सैड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जैसे ही मैं इन सब चीज़ों के बारे में वंडरिंग कर रहा था, मतलब सोच रहा था या आश्चर्यचकित हो रहा था, एम हेमल माउंटेड मतलब कि वो क्या करते हैं कि अपनी चेयर पर बैठते हैं और अपना सेम ग्रेव टोन के अंदर, जेंटल टोन के अंदर, मतलब कि विनम्र होते हुए वो बोलते हैं, जो हमेशा वो यूज़ क्या करते थे, मतलब कि एक हमेशा यूज़ किया जाने वाला वे, जो मतलब जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, तो उस तरीके से वो यूज़ करते हैं और बोलते हैं सैड, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि सिर्फ स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। कौन से स्कूल, एल्सेस और लॉरेंस, जो कि वो फ्रांस जो है वो हार चुका है, तो इन दोनों मतलब इन दोनों जगह पर क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब देखिए आगे क्या बोलता है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अब जो नए तुम्हारे मास्टर है वो कल से आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ध्यान दे करके इसको पढ़ो या समझो। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी, तो ये बिल्कुल दिल दहला देने वाले वर्ड थे मेरे लिए, ऐसा नरेटर बोल रहा है। ओ द रिचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो यहाँ पर वो बोलता है कि द रिचेस मतलब कि एक अभागा व्यक्ति है ना, इस तरीके से बोला गया है। तो यहाँ पर बोलता है कि ये वही चीज़ थी जो टाउन हॉल पर पुट की जा रही थी, या वो लोग पुट कर रहे थे, मतलब कि ये जो न्यूज़ थी कि जर्मन पढ़ाई जाएगी, यही वो शायद न्यूज़ थी टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड पर पुट की जा रही थी। तो अब यहाँ पर जो फ्रेंच है वो ऐसा सोचता है। तो आगे देखिए अब क्या होता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, तो यहाँ पर जो फ्रेंच है वो सोचता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बिल्कुल मुश्किल से सीखा था कि किस तरीके से लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे अब आगे और नहीं सीखना होगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे अब यहाँ पर रुक जाना होगा, इस तरीके से वो मतलब सोचता है। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, तो उसको बड़ा दुख हो रहा होता है कि मैंने अपने लेसन्स को कभी सीखा नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइड ऑन द सार, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मैं अपने मतलब बर्ड के जो अंडे थे उनको लेने के चक्कर में, और जो स्लाइडिंग करता था मैं, मतलब सार एक नदी का नाम है, तो वहाँ पर जा कर के मैं स्लाइडिंग क्या करता था, तो उस चक्कर में मैंने अपने लेसन्स को नहीं सीखा। तो ऐसा कौन सोच रहा है, जो लिटिल फ्रेंच है वो सोच रहा है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप,
तो देखिए यहाँ पर बोलता है कि मेरी जो किताबें हैं जो थोड़ी देर पहले मुझे न्यूसेंस लग रही थी और बहुत ज़्यादा कैरी करने में भारी लग रही थी, है ना, माई ग्रामर एंड हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मतलब कि संतों की जो हिस्ट्री थी, है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी पुरानी दोस्त थे जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता हूँ। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल उनको भी मैं अब छोड़ नहीं सकता हूँ। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, एक विचार कि वो बहुत दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि हम उनको वापस से देख नहीं पाएंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रिंकी ही वॉज। तो इस वजह से मैं उन सारी बातों को भूल जाता हूँ कि उनका रूलर कैसा था और कितने स्ट्रिक्ट वो थे। तो एक मन में उसके विचार आता है कि अब हम एम हेमल जो है वो अब दूर जा रहे हैं, उनको हम देख नहीं पाएंगे। तो इस वजह से वो बच्चा जो था, फ्रेंच जो था, वो सब कुछ भूल जाता है, उनके रूलर मतलब उनके डंडे के बारे में भी, और कितने वो स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, कितने गंभीर वो हुआ करते थे एम हेमल के बारे में, वो सब वो भूल जाता है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि वो अपने जो लास्ट लेसन के सम्मान में अपने जो संडे क्लॉथ्स से वो उन्होंने पहने हुए, मतलब कि उसको अब समझ में आने लग जाता है कि वो मतलब ग्रीन कोट और वगैरह जो पहने हुए थे वो क्यों पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब वो समझ जाता है कि ये चीज़ें क्या हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो अब उसको समझ में आने लग जाता है जो ओल्ड मैन होते हैं विलेज के, वो क्यों वहाँ पर बैठते हैं, बैक मतलब कि रूम के पीछे वो क्यों बैठते हैं, अब उसको समझ में आने लग जाता है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब उनको मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं गए हुए थे, इस वजह से उनको भी बुरा लग रहा होता है। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री दैट वॉज दैट्स नो मोर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये उनका एक तरीका था अपने मास्टर को थैंक बोलने का, उनकी 40 years की जो सर्विस थी, फेथफुल सर्विस थी, और इस तरीके से वो अपनी रिस्पेक्ट को, अपने सम्मान को शो कर रहे थे उनकी कंट्री के लिए, जो कि उनकी अब रही नहीं। मतलब कि अब जो एल्सेस और जो लॉरेन वो मतलब जो फ्रेंच था वो हार चुका है। अब देखिए आगे क्या होता है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड, अब मेरा बोलने का समय था। फ्रेंच ऐसा बोल रहा है कि मतलब कि रिसाइड करने का, या जो लेसन वो पढ़ रहे थे वो पढ़ने का समय उसका था। वॉट वुड आई हैव नॉट गिवन, क्या मुझे कुछ दिया नहीं गया था, टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि क्या मुझे वो चीज़ें सिखाई नहीं गई थी जो मुझे इतना सक्षम बना सके कि मैं वो सारे ड्रेडफुल रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, मतलब कि जो पार्टिसिपल चैप्टर था उसके सारे रूल्स को बोल सकूँ। तो ऐसा सब वो सोच रहा होता है। वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के वेरी लाउड मतलब बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें कौन सोच रहा है, फ्रेंच जो था वो सब सोच रहा है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, तो देखिए वो क्या करता है कि सारे वर्ड को एकदम मिक्सड अप कर देता है। स्टूड देयर, वहाँ पर वो खड़ा होता है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, वो अपनी डेस्क को पकड़ करके खड़ा होता है। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा बीट कर रहा था, मतलब कि धड़क रहा था, और मेरे अंदर इतनी मतलब हिम्मत नहीं थी, इतनी डेयरिंग नहीं थी कि मैं ऊपर देख सकूँ। मतलब कि उसे सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई गई थी, है ना, ड्रेडफुल रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, हर चीज़ उसको सिखाई गई थी। वेरी लाउड एंड क्लियर, उसके बाद भी वो क्या करता है, सारी चीज़ों को मिक्सअप कर देता है, सारे वर्ड को, और वहाँ पर वो इस तरीके से शर्मिंदा होते हुए खड़ा हुआ होता है, और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर देख सके जब उसका टर्न आता है फ्रेंच का। अब देखिए आगे क्या होता है। आई हर्ड एम हेमल सेड टू मी, अब मैंने सुना कि जो एम हेमल थे वो मुझे बोलते हैं, आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, अब तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, ये कैसा है तुम देख सकते हो, ऐसा मतलब एम हेमल बोल रहे हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम खुद से बोला करते थे, वाओ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इस चीज़ को कल सीख लूँगा। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा से सोचते हैं कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं इन चीज़ों को कल सीख लूँगा। इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हमेशा तुम इस तरीके से किया करते थे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, तो यहाँ पर जो एम एम वो बोलते हैं कि अब देखो हम कहाँ पर आ चुके हैं। और व्हाट्स दैट अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, कि कितनी बड़ा संकट एल्सेस पर आ चुका है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब जो एल्सेस है वहाँ पर क्या होगा कि लर्निंग को बंद कर दिया जाएगा, मतलब कि फ्रेंच सिखाना वहाँ पर बंद कर दी जाएगी। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि वो जो लोग बाहर खड़े हुए हैं, दोज फेलोज आउट, मतलब कि जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनके पास अब ये राइट होगा तुमसे कहने का। हाउ इट इज़, कि ये कैसा है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते थे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हें फ्रेंच बोलना ही नहीं आ रही है, तो बाहर के जो लोग हैं अब उनको ये बोलने का अधिकार हो चुका है कि तुम फ्रेंचमैन होने का दिखावा करते थे, तुम अपनी खुद की लैंग्वेज को नहीं बोल सकते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्या तुम अपनी खुद की लैंग्वेज को बोल नहीं सकते, खुद की लैंग्वेज को तुम लिख नहीं सकते।
तो ये सारी चीज़ों को बोलने का राइट सब बाहर वाले लोगों को होगा। तो इस तरीके से एमएमएल जो है वो बोलते हैं, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम भी इतने बुरे नहीं हो, है ना, पुअर लिटिल फ्रेंच। तो ऐसा एमएमएल बोलते हैं कि तुम इतने बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिपोर्ट्स आर सेल्फ विथ। तो यहाँ पर हमें सबको मतलब इस अपमान से मतलब डील करना पड़ेगा, या इस अपमान को हमें झेलना पड़ेगा। इस तरीके से जो एमएमएल है वो बोलते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तो तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम्हें वो कुछ सिखाए। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट अ मिल। तो तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो तुमसे ये चाहते थे कि तुम किसी फॉर्म में या किसी मिल के अंदर वर्क करो। सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी। तो इससे क्या होगा कि तुम अगर मिल में काम करोगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो ऐसा यहाँ पर बोलते हैं। एंड आई, अब वो खुद के बारे में बोलते हैं एमएमएल जो है। आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, कि यहाँ पर जो दोष है वो मेरा भी है। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। तो वो खुद के बारे में बोलते हैं और ख़ुद को दोष देते हैं कि क्या मैंने तुम्हें जो मतलब फ्लावर्स थे उसको पानी देने के लिए नहीं भेजा था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, सिखाने की वजह तुम्हें मैंने मतलब जो फ्लावर्स थे उसको पानी देने के लिए भेजा था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं फ़िशिंग पर जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। मतलब वो खुद के ऊपर भी ऐसा दोष देते हैं कि ये सारी इसकी वजह मैं भी हो सकता हूँ, कि मैंने तुम्हारे साथ भी ऐसा करा कि फ्लावर को पानी देने के लिए भेजा, और जब मैं फ़िशिंग पर जाना चाहता था तो मैंने तुम्हें हॉलीडे मतलब छुट्टी दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक जो एमएमएल थे वो क्या करते गए कि बात करते गए किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो बोलते गए। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब वो बोलते हैं कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, की जो फ्रेंच है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, जो कि एक क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। तो बोलते हैं कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए हमारे बीच में, और इसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव, जब लोग गुलाम हुआ करते थे, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब तक जो लोग हुआ करते थे, मतलब जो गुलाम हुआ करते थे, जब तक वो अपनी लैंग्वेज का फास्ट मतलब अपनी लैंग्वेज को बोलने का एक व्रत धारण कर लिया करते थे कि हम अपनी लैंग्वेज को ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को सम्मान देंगे। तो ऐसा लगता था मानो कि उनके पास एक अपने प्रिजन की चाबी है, मतलब अपने कैद से निकलने की, मतलब जो गुलामी है उससे निकलने की एक चाबी उनके पास है। इस तरीके से मतलब यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि ग्रामर को ओपन करते हैं और अपने लेसन्स को पढ़ना शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब ये देख करके मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था कि कितनी अच्छे से मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी। ऑल ही सेड सीम्स सो ईजी, जो भी वो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था। आई थिंक टू, मैं भी सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने भी आज से पहले इतना केयरफुली नहीं सुना है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और इन्होंने भी इतना पेशेंस के साथ में चीज़ों को नहीं समझा है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा लग रहा था कि मानो कि जो पुअर मैन मतलब जो उनके सर है वो ये चाहते थे कि जितना भी वो जानते हैं ना, ऑल ही न्यू, जितना भी वो जानते थे वो जाने से पहले हमें सब कुछ सिखा दे। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वंस स्ट्रोक। और वो चाहते थे कि सब कुछ हमारे दिमाग में एक ही बार में डाल दें। इस तरीके से वो सोच रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद में क्या होता है कि लेसन होता है किसके अंदर, राइटिंग के अंदर। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। तो एमएमएल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज होती है, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। तो उसके अंदर ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा होता है फ्रांस एल्सेस। तो इस तरीके से मतलब राउंड में लिखा हुआ होता है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। तो ये ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे झंडे जो है हर जगह पर क्लासरूम के अंदर लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा लग रहा था कि ये इसको लटकाया हुआ हमारे जो डेस्क है, मतलब डेस्क की जो टॉप है वहाँ पर इसको लटकाया हुआ, इस तरीके से ये लग रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और आपको ये देखना चाहिए था कि किस तरीके से सब वर्क कर रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और ये कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। और देखिए यहाँ पर सिर्फ स्क्रैचिंग का साउंड यहाँ पर आ रहा था, जो मतलब पेपर मतलब जो पेन पेपर पे चल रहे थे उसी का साउंड यहाँ पर सुना जा सकता था। वंस सम बिटल्स फ्लू इन, मतलब कुछ बिटल्स होते जो भंवरे जिसे हम बोलते हैं वो जब अंदर आते हैं, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम। पर कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता, मतलब जो बिटल्स होते हैं उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है।
नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन। और यहाँ पर बोला गया कि छोटे से छोटा बच्चा भी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, मतलब जो बच्चे थे वो कहाँ पर मतलब क्या कर रहे थे कि जो फिश हुक्स थे उस पर ट्रेसिंग कर रहे थे, मतलब उसको कॉपी कर रहे थे, एज इफ मानो कि दैट वॉज फ्रेंच टू, कि वो जो हुक है वो भी फ्रेंच है। ऑन द रूफ द पिजन कुकड वेरी लो, जो मतलब पिजन होते हैं वो बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं खुद से सोचता हूँ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। अब देखिए वो बोलता है कि क्या ये जो पिजन्स होते हैं इनको भी ये जर्मन में बोलना सिखाएंगे, जर्मन में सिंग करना सिखाएंगे। इस तरीके से जो फ्रेंच है वो सोचता है। अब देखिए आगे क्या होता है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि जब अपनी राइटिंग डेस्क MML को देखता हूँ तो वो बहुत मोशनलेस होते हैं, मतलब उनकी इतनी गति नहीं होती है, जो कि अपनी चेयर पर बैठे हुए होते हैं। और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को देख रहे होते हैं। पहले एक चीज़ को देखते हैं फिर दूसरी चीज़ को वो देखते हैं, एज इफ़ मानो कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एवरीथिंग जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरीके से दिखती है, इस तरीके से वो अपने माइंड में मतलब चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। तो ऐसा उसको लग रहा था, है ना, फैंसी, इस तरीके से वो सोचता है, कल्पना करता है। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, तो पूरे 40 साल से वो उसी एक जगह पर रहते हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि पूरे 40 साल से वो मतलब गार्डन को देखते हैं जो कि बाहर की ओर होता है, उनकी क्लास जो कि उनकी आंखों के सामने होती है। पूरे 40 साल से वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि पूरे 40 साल से मतलब जो गार्डन था, जो उनकी क्लास थी, वो एक जैसी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बिन वॉर्न स्मूथ, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ बेंचेस और जो डेस्क थी वही थोड़ी सी डैमेज हुई थी। वॉर्न का मतलब होता है थोड़ा सा डैमेज हो जाना, तो थोड़ी सी वो डैमेज हुई थी। बाकी सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ थी, मतलब कि जो गार्डन था, जो स्कूल था, वो एज इट इज़ था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, तो देखिए यहाँ पर जो वॉलनट ट्री मतलब जो अखरोट के पेड़ होते हैं वो क्या हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो हॉपविन मतलब जो एक बेल होती है, तो वो क्या कर रही थी, जो उन्होंने खुद ने बोई थी, वो क्या कर गई थी कि ट्वाइंड मतलब होता है कि मतलब कि लपेटे खा जाना या फिर मतलब किसी चीज़ के सहारे ऊपर बढ़ना। वो क्या कर रही थी कि विंडो के सहारे मतलब वो छत तक पहुँच चुकी थी और विंडो पर लपेट चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, तो देखिए वो बोलता है कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों ने उनका दिल तोड़ दिया होगा, कि इन सारी चीज़ों को उन्हें अब छोड़ना पड़ेगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, तो वो सुनते हैं कि उनकी जो सिस्टर है ऊपर के रूम में मूव कर रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपनी सारी चीज़ों को पैक कर रही है, मतलब जो छोटे शॉर्ट्स वगैरह होते हैं उन सारी चीज़ों को वो पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, तो देखिए यहाँ पर बोला है क्योंकि उनको नेक्स्ट डे क्या करना है कि कंट्री को लीव करना है, इस वजह से वो सारी पैकिंग उनकी सिस्टर जो है वो कर रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, तो उनके अंदर इतना करेज होता है, जो एम हेमल उनके टीचर होते हैं, कि सारे लेसन को आखिरी तक वो सुन सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, तो राइटिंग के बाद में उनके एक लेसन होता है जो कि हिस्ट्री में होता है। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बो बू, इस तरीके से मतलब जो बेबी होते हैं वो चांट करते हैं, मतलब नीचे बैठ करके। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, जो कि पीछे की ओर नीचे बैठे होते हैं। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, तो जो ओल्ड हाउसर था वो अपने चश्मे पहन लेता है। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपना जो प्राइमर होता है मतलब कि जो कैनवास होता है वो उसको पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर विद देम, और उसके साथ में क्या करता है कि लेटर्स मतलब स्पेल करता है, कुछ मतलब बोलने के लिए होता है स्पेलिंग, जैसे हम ABCD बोलते हैं उस तरीके से वो भी कुछ बोल रहा होता है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विथ इमोशन, तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो हाउसर था वो खुद भी मतलब इतना रो रहा था और उसकी वॉइस मतलब लड़खड़ा रही थी और उसको बहुत ज़्यादा वो इमोशन मतलब उसके अंदर भावनाएं आ चुकी थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और ये सब कुछ सुनना बहुत ज़्यादा फ़नी था। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सब क्या चाहते थे, हंसना और रोना दोनों चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, और यहाँ पर वो बोलता है कि कितने अच्छे से मैंने इस लास्ट लेसन को मतलब लर्न किया या सीखा है, इस तरीके से जो फ्रेंच है वो बोलता है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और यहाँ पर जैसी 12 बजती जो चर्च की जो मतलब क्लॉक होती है वो वहाँ पर रुकती है। देन द एंजलस, एंजलस मतलब होता है कि देवदूत की जो प्रार्थना होती है अब वो वहाँ पर होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, और इसी के साथ साथ मतलब सेम मोमेंट पर क्या होता है, जो पर्सियन जो सोल्जर्स होते हैं उनका
ट्रम्फेट के बजने की आवाज़ आती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि क्या कर रहे होते हैं, मतलब ड्रिल जो कर रहे होते हैं वहाँ पर जो एक्सरसाइज वो कर रहे होते हैं वहाँ से वो रिटर्न होते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडो, तो उसके जो ट्रम्फेट होते हैं, जो बजने की आवाज़ होती है वो हमारे विंडो तक अंदर तक आ रही थी। एम हिमेल स्टूड अप, एम हिमेल जो थे वो उठते हैं। वेरी पेल, उनका मतलब चेहरा उतर जाता है। इन हिज चेयर आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं उनकी चेयर पर उनको देखता हूँ कि वो चेयर पर खड़े हो जाते हैं, इतना लंबा उनको मैंने कभी नहीं देखा था। इस तरीके से फ्रेंच बोल रहा होता है। माई फ्रेंड सेड ही, तो यहाँ पर वो बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, तो ही सेड मतलब एम एम एल जो होते हैं वो बोलते हैं आई, इतना बोल करके वो रुक जाते हैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनको वो रोक देती है, मतलब कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती है। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे बोल नहीं पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो फिर क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न करते हैं। टुक अ पीस ऑफ चौक, एक मतलब चौक होता है उसका पीस लेते हैं। एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल ऑफ हिज माइट, और क्या करते हैं कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ में ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा हो सके उतना वो लिखते हैं। वीव ला फ्रांस, इसका मतलब होता है कि फ्रांस जो है वो अमर रहे। इस तरीके से जितना बड़ा हो सकता है वो लिखते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर उतने में वो क्या करते हैं कि रुक जाते हैं और अपना जो सर होता है वो अपना दीवार पर टेक लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, तो वो अपने हैंड से मतलब अपने हाथों से इशारा करते हुए बिना किसी शब्दों के वो बोलते हैं स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, तो वो बोलते हैं कि स्कूल जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी थी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।